गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। कल जहां हमने रोका था वहीं से हम आज इस लेक्चर को, इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब देखो, न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल, कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, यानी जेनेटिक मटेरियल के तौर पे या तो डीएनए काम कर रहे हैं या आरएनए काम कर रहे हैं। बस इन दो के सिवा यानी कोई और चीज एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम अभी तक तो नहीं कर रहे हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फ्रॉम द वायरस से लेकर अप टू द हायर ऑर्गेनिजम्स, ब्लू व्हेल या यूकलिप्टस प्लांट तक की अगर हम बात करें तो इन सब में यही दो एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करें। कल के टॉपिक में हमने सिर्फ आरएनए वायरस में ही एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करें एंड रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करें। तो आज हम आपको बताएंगे ये न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ये किस चीज से बनी है। अब देखो, सबसे पहले ये न्यूक्लिक एसिड चाहे वो डीएनए हो या चाहे आरएनए हो, ठीक है। अब ये बना है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का यानी मैं यूं कहूं तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड्स का चेन है, या सिंपली हम इसे कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। न्यूक्लिक एसिड इज ए चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मान लो, देखो यहाँ मैं एक रफ डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है, ये पांचवा न्यूक्लियोटाइड है, ये छठा न्यूक्लियोटाइड है, ये सातवां न्यूक्लियोटाइड है। अगर हम इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कनेक्ट कर लूं, आपस में अगर हम इन न्यूक्लियोटाइड्स को कनेक्ट करूं तो देखो ये क्या बन गया है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा है, ये फर्स्ट, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा, 4 5 6 7। तो आप क्या कहोगे, यहाँ ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक न्यूक्लियोटाइड्स को दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स को तीसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, तीसरे न्यूक्लियोटाइड्स को चौथे के साथ, चौथे को पांचवें के साथ आपस में कनेक्ट करके एक लंबी चेन बनाई। तो इस लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कहोगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही कहोगे ना। तो न्यूक्लिक एसिड एक लंबी चेन है, किसकी? न्यूक्लिक एसिड एक लंबी चेन है, किनकी? न्यूक्लियोटाइड्स की। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड, अब मैं आगे आपको समझाऊंगा न्यूक्लियोटाइड क्या है। अब आपको मैं समझाता हूं न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि जब मैंने कहा न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन है तो आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड दो चीजों से बनी होती है। देखो, न्यूक्लियोटाइड दो चीजों से बनी है। न्यूक्लियोटाइड दो चीजों से बना है। किन किन चीजों से बनी है? नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियोसाइड से। एक एक चीज को मैं अच्छे से समझाऊंगा। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, फॉस्फेट या इसे आप फॉस्फोरिक एसिड भी कहो, कोई बात नहीं। फॉस्फोरिक एसिड, जब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट कंबाइन होते हैं तब जाके एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनती है। एक न्यूक्लियोसाइड यानी उसके साथ अगर फॉस्फेट अटैच हो जाएंगे तो ये दोनों मिलके बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड क्या है? यहां पे मैं साइड में लिखा हूं, देखो, न्यूक्लियोटाइड, NuCl, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। जब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट कंबाइन होते हैं तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या है? अब उसके बाद मैं बताऊंगा न्यूक्लियोसाइड।
अब देखो ये न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड बनी है नाइट्रोजनस बेस से, नाइट्रोजीनस बेसिस प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर। न्यूक्लियोसाइड दो चीजों से बनी है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर से। किससे बनी? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर से मिलकर बना है न्यूक्लियोसाइड। तो मैंने कहा न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन है, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो मैंने कहा न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाते हैं तब बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड खुद किस चीज से बने? अब न्यूक्लियोसाइड दो चीजों से बने, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर से। नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर से बनी है क्या? नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस, फर्दर नाइट्रोजनस बेस को दो और ग्रुप में डिवाइड किया है। नाइट्रोजनस बेस को फर्दर दो और ग्रुप में डिवाइड किया है, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। नाइट्रोजनस बेस को फर्दर दो और ग्रुप में डिवाइड किया, प्यूरीन। तो प्यूरीन में सिर्फ दो ही आते हैं, कौन कौन सा? एडेनिन, ए और जी लिखता हूं, ए एंड जी। आगे मैं इनको अच्छे से और समझाऊंगा। पाइरिमिडीन हमारे पास तीन है, पाइरिमिडीन तीन है, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन। यानी सिंपली हम इनको शॉर्ट भाषा में CUT कट याद रखो, CUT। प्यूरिन तीन, एडेनिन एंड गोनिन। प्यूरिन दो, एडेनिन एंड गोनिन, लेकिन पाइरिमिडीन तीन। पाइरिमिडीन कितने हैं? पाइरिमिडीन है तीन, पाइरिमिडीन तीन। हमारे पास प्यूरिन दो है, एडेनिन एंड गुआनिन, लेकिन पाइरिमिडीन तीन है, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। अब देखो नाइट्रोजनस बेस हमारे पास दो है, प्यूरिन, पाइरिमिडीन। प्यूरिन ए और जी, एडेनिन और गोनिन, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन। दो प्यूरिन है, एडेनिन एंड गुआनिन। और पाइरिमिडीन तीन है, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन, साइटोसिल, यूरासिल एंड थाइमीन। अब ये चीज याद रखो कि ये यूरासिल किस में होते हैं, थाइमीन किस में होते हैं। याद रखना, आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल होते हैं, आरएनए में साइटोसिन एंड यूरासिल होती है, लेकिन डीएनए में साइटोसिन एंड थाइमीन होते हैं। आरएनए में थाइमीन की जगह पे यूरासिल होती है, आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल, और डीएनए में थाइमीन होते हैं। अब पेंटोस शुगर भी तो दो टाइप के होते हैं। पेंटोस शुगर भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सी? राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। पेंटोस शुगर भी दो टाइप के होते हैं, राइबोस शुगर और दूसरा होते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। देखो, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब ये राइबोस शुगर किस में होते हैं, डीऑक्सीराइबोस किस में होते हैं? राइबोस शुगर होते हैं आरएनए में, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है डीएनए में। ये हुआ पूरा ओवरऑल चार्ट किसका? यानी न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड्स का। अब देखो फिर से एक और समझाता हूं। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, यानी जब एक न्यूक्लियोटाइड लंबी, एक के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, लंबी एक न्यूक्लियोटाइड की चेन होगी, उस चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड में देखो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये टर्म्स, ये नोमेनक्लेचर
बी किसके हिसाब से, देखिए इनमें कौन सी शुगर प्रेजेंट है, ठीक है, इसके हिसाब से। तो ये रहा ओवरऑल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट कंबाइन होते हैं तब बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर ये मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब मैं एक एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड की कंपोनेंट से, ठीक है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। अब इधर देखो, तो मैंने क्या कहा, न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बनी होती है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। अब उसके बाद आते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड NuCleoSide, न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइबोस शुगर। तो न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोस या डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया नाइट्रोजनस बेस को, नाइट्रोजनस तो नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन में दो, ए और जी, इसमें तीन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। अब हम शुरू करते हैं इन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस से। अब हम शुरू करते हैं किनसे, इन नाइट्रोजनस बेसिस से। अब देखो नाइट्रोजनस बेस, कितने हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेसिस से हम शुरू करेंगे, ठीक है। कितने हैं नाइट्रोजनस बेस, मेनली दो कैटेगरी में रखा है नाइट्रोजनस बेस को, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। अब नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, प्यूरिन पायरिमिडीन, याद रखो। अब प्यूरिन 9 मेंबर्ड रिंग है, याद रखो, हेट्रोसाइक्लिक है, 9 मेंबर्ड रिंग है। तो प्यूरिन क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स एक ऐसी साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और कंपाउंड्स अगर हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, यानी उस रिंग में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई डिफरेंट और एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो प्यूरिन क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक प्लेनर नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड। देखो प्यूरिन यानी एक हेट्रोसाइक्लिक प्लेनर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसीलिए इसको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। हेट्रोसाइक्लिक भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब दूसरा पॉइंट, 9 मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्ड रिंग है।
नाइट्रोजन का पोजीशन, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पोजीशन, पोजीशन 1 3 और प्लेसेस पे, 1 3 5 को छोड़ो 7 एंड 9th पोजीशन। नाइट्रोजन प्रेजेंट है फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे और 9th पोजीशन पे। अब हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, किसका, प्यूरीन का स्ट्रक्चर। अब देखो ये है पोजीशन, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन। अब हम यानी 2 रिंग है, 2 रिंग है, इसमें 2 रिंग है, एक 6 मेंबर की रिंग है, दूसरा 5 मेंबर की रिंग है। अब कार्बन की नंबरिंग हो गई यहां से, कार्बन नंबर 1 यहां, जहां जहां कार्बन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, याद रखो। अब इन जिन पोजीशंस को मैंने ब्लू या ग्रीन से दिखाया वहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट, तो यहाँ क्या है, नाइट्रोजन N, यहाँ नाइट्रोजन N 2 पोजीशन पे 1 3, और इस पोजीशन पे 7th पोजीशन पे और 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। तो ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, प्यूरिन का। अब देखो इस रिंग में कार्बन की नंबरिंग क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और इस 5 मेंबर्ड रिंग में कार्बन की सीक्वेंसिंग, कार्बन नाइट्रोजन जो वो क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज। तो हेट्रोसाइक्लिक है, प्लेनर है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, 9 मेंबर्ड की रिंग है, और नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे एंड 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ कार्बन के नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन। अब देखो जहां नाइट्रोजन की नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो वो शुगर के साथ बॉन्ड नहीं बनेंगे, नहीं बनाएंगे, लेकिन कौन सा, जहां ये क्लॉकवाइज चल रहे हो वहां पे ये बनाएंगे, एक क्लॉक या नाइट्रोजन का जो रिंग है वो क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, प्यूरिन का है, चाहे एडेनिन हो चाहे गुआनिन हो, इन दोनों का स्ट्रक्चर होगा ऐसा। अब इधर देखो कितनी है नाइट्रोजनस बेस, कितनी है नाइट्रोजनस बेस, यानी सॉरी प्यूरिन कितनी है, 2 है। एडेनिन हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और गुआनिन, गुआनिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, याद रखो। एडेनिन और गुआनिन की जब आप बात करेंगे तो हमेशा आपके जहन में ये स्ट्रक्चर आनी चाहिए, दिस 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर, 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर, एडेनिन एंड गुआनिन। तो ये प्यूरिन के स्ट्रक्चर है। अब हम पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये भी पोलर है। अब उसके बाद 6 मेंबर्ड रिंग, कितने मेंबर है इसमें, 6 मेंबर्ड रिंग है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या है, सिंगल रिंग, बस ये एक रिंग नहीं, 2, एक ही रिंग है, 2 नहीं एक ही रिंग है। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट लिखेंगे नाइट्रोजन का पोजीशन, तो नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 एंड थर्ड, 1 पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब देखो मैं यहाँ पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, दिस इज दिस स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरी। अब देखो ये है कार्बन, यहाँ पे 1, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है 4, ये है 5, ये है 6th पोजीशन। अब याद रखो कौन से पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस पोजीशन पे नाइट्रोजन 1, और इस पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 1 एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन। देखिए इसका स्ट्रक्चर है, ये है पायरिमिडीन का,
तो नाइट क्लॉकवाइज का मतलब देखो, तो पायरिमिडीन 3 है, यूरेसिल सॉरी साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिडीन। प्यूरिन 2, पायरिमिडीन 3, प्यूरिन 2, पायरिमिडीन 3। पायरिमिडीन 3 है, कौन कौन से? दैट इज साइटोसिन, दूसरा यूरेसिल और तीसरा थाइमीन। साइटोसिन को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, यूरेसिल को यू से और थाइमीन को टी से, यानी CUT। अब इधर देखो, आरएनए के केस में पायरिमिडीन कौन कौन सा होते हैं? आरएनए में पायरिमिडीन होती है साइटोसिन और थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए में पायरिमिडीन, साइटोसिन और थाइमीन, तो याद रखो। अब नाइट्रोजनस बेस हेट्रोसाइक्लिक है, प्लेनर है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, 9 मेंबर का रिंग है। नाइट्रोजन प्रेजेंट है 1th पोजीशन, 3rd पोजीशन, 7 एंड 9, याद रखो। और प्लेस पे 1 3, 5 को छोड़ो फिर 7 9, 1 3 7। इस रिंग में से 2 के पास ऑड के, इस रिंग में दो ऑड नंबर के पास नाइट्रोजन है, 1 एंड 3rd, 7 एंड 9। यहां सिर्फ 2 के पास 1 एंड 3rd, 1 एंड 3rd। अब आ गया नाइट्रोजन का, आपको कंसेप्ट आ गया नाइट्रोजनस बेस का। जब इसी नाइट्रोजनस बेस के साथ एक फॉस्फेट अटैच हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो क्या बन जाते हैं? देखो, हाँ, अभी इस नाइट्रोजनस बेस, उस नाइट्रोजनस बेस के साथ एक शुगर कंबाइन हो जाते हैं, तब वो बन जाते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको समझाता हूं नेक्स्ट, कौन सा? शुगर, राइबोस या पेंटोस शुगर। तो मैंने कहा देखो, यहाँ न्यूक्लियोसाइड किस चीज से बना है? न्यूक्लियोसाइड बना है नाइट्रोजनस बेस के साथ राइबोस या डीऑक्सीराइबोस शुगर। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर 2 टाइप के हैं, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर, अब देखो पेंटोस शुगर भी 2 टाइप के हैं। पेंटोस शुगर कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। राइबोस डीऑक्सीराइबोस। अब इधर देखो, ये पेंटोस शुगर भी, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन, मैंने कहा किसी कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और अगर एलिमेंट्स मौजूद हो या एटम मौजूद हो, या ऑक्सीजन के या नाइट्रोजन के या सल्फर के, उस रिंग को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्यों है? यहाँ अब मैं बताऊंगा, जब डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक। उसके बाद शुगर अल्डोस, अल्डोस नॉन प्लेनर पोलर मॉलिक्यूल, याद रखो। शुगर जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो हेट्रोसाइक्लिक है, अल्डोस है और एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब राइबोस शुगर, राइबोस शुगर का में और रिंग फ्यूरॉन की रिंग है, रिंग फ्यूरॉन रिंग है, रिंग 2 होते हैं, या पायरॉन या फ्यूरॉन। अब राइबोस शुगर की अगर मैं बात करूं, देखो 5 कार्बन का शुगर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर, याद रखो।
अब एक चीज याद करना, जिस तरह हमने नाइट्रोजनस बेस के कार्बन्स को नंबरिंग किया तो हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बाद में नाइट्रोजनस बेस और शुगर कंबाइन होनी, तो हम अगर इस शुगर के कार्बन्स को भी 1 2 3 रखेंगे तो हमें डाउट होगा कि जब हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे तो हमारे ध्यान में नहीं रहेंगे कि हम कौन सी कार्बन की बात कर रहे हैं, हम नाइट्रोजनस बेसिस की कार्बन की बात कर रहे हैं या हम शुगर यानी शुगर राइबो शुगर के नाइट्रोजन की। इसलिए हम उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ जो नंबरिंग करते हैं हम प्राइम लिखते हैं। ये पोजीशन जो है कार्बन नंबर 1 का पोजीशन है, तो इसलिए हम लिखेंगे 1 प्राइम। दिस इज 2 प्राइम पोजीशन, इसको हम रखेंगे नाम था 3 प्राइम पोजीशन, एंड दिस प्लेस इज 4th प्राइम पोजीशन, एंड दिस इज 5th प्राइम। अब देखो यहाँ कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर साइड पे OH, नीचे रहेंगे H, याद रखना यहाँ H नीचे OH। अब इस OH को मैं एक डिफरेंट कलर से दिखाऊंगा ताकि आगे आपको OH, बाकी सबको वाइट कलर से दिखाऊंगा। HOH, CH2OH, ये 4th प्राइम कार्बन है तो ये 5th प्राइम कार्बन है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर। याद रखो, देखो ये शुगर RNA में प्रेजेंट है। This ribose sugar is present in RNA. This ribose sugar is present in RNA. In the first prime position, OH is on both sides. This is H. H in the second prime position, there is a hydroxyl group. Third prime position पे भी एक hydroxyl group है, और ये 5th prime position है, 5th prime position है। अब देखो ये राइबोस शुगर की मैंने बात की, किसकी? राइबोस। दिस इज द राइबोस शुगर, और ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये राइबोस शुगर है, एंड दिस इज द डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो पेंटोस शुगर 2 टाइप के हैं, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस। अब डीऑक्सी कम, देखो यहाँ अब वर्ड से समझ सकते हो, डीऑक्सी एक ऑक्सीजन की कमी है, डिफिशियंसी है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया डीऑक्सी, लैकिंग ऑफ 1 ऑक्सीजन। याद रखना जो आरएनए में शुगर है उसमें कार्बन नंबर 2 यानी 2 प्राइम कार्बन के पे साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 प्राइम कार्बन पे भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। 2 जगहों पे OH ग्रुप फ्री रहते हैं, 2 जगहों पे OH फ्री रहते हैं। जितना OH होगा वो हाईली रिएक्टिव है, अनस्टेबल माने जाते हैं। इसलिए ज्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए डीएनए में यहाँ पे OH इज रिप्लेस्ड बाय H, OH इज रिप्लेस्ड बाय H। अब इधर देखो डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। ये कौन सा पोजीशन है? फर्स्ट प्राइम पोजीशन, सेकंड प्राइम पोजीशन, थर्ड प्राइम पोजीशन, 4th प्राइम कार्बन पोजीशन और 5th प्राइम पोजीशन कार्बन पोजीशन। यहां OH याद रखना है। अब यहां OH इज रिप्लेस्ड बाय H, यहां पे OH को रिप्लेस किया किसने? H ने, HOH H। अब देखो यहां आप देख सकते हो यहां पे एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप को रिप्लेस किया हाइड्रोजन से, तो जितना ज्यादा OH पोजीशन फ्री रहते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप उतना वो कंपाउंड अनस्टेबल माना जाता है। इसलिए RNA is less stable as compared to DNA, RNA is less stable as compared to DNA। बस इतना सा डिफरेंस है। डीऑक्सी मींस यहाँ एक ऑक्सीजन मिसिंग है, कौन से पोजीशन से? सेकंड प्राइम पोजीशन, सेकंड प्राइम पोजीशन ऑफ कार्बन, कार्बन सेकंड प्राइम पोजीशन के कार्बन से एक ऑक्सीजन मिसिंग है, इसलिए इस शुगर को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए में। डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, ये शुगर किन में प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में। राइबोस शुगर प्रेजेंट इन आरएनए, ये आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। आप इधर देखो इन डीऑक्सीराइबोस शुगर सेकंड प्राइम पोजीशन ऑफ कार्बन OH यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप, OH is replaced
बाय H हाइड्रोजन, बस इतना याद रखना। यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर में सेकंड प्राइम पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप में OH को रिप्लेस किया है H से। Therefore जितना ज्यादा मोर OH ग्रुप इज फ्री, मोर द कंपाउंड इज अनस्टेबल। मोर OH ग्रुप फ्री होगा तो कंपाउंड लेस स्टेबल, लेस, यानी therefore RNA is less stable as compared to, therefore RNA is less stable compared to DNA। यानी इसलिए RNA ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि इसके सेकंड प्राइम पोजीशन पे और थर्ड प्राइम पोजीशन दोनों जगहों पे OH फ्री रहते, तो ये रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, तो इसलिए RNA को लेस स्टेबल माना जाता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में फ्रॉम द बैक्टीरिया टू हायर ऑर्गेनिज्म DNA is more stable, therefore nature has chosen DNA as a genetic material। तो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे DNA काम कर रहे हैं। अब देखो ये मैंने क्या कहा, नाइट्रोजनस बेस की बात, नाइट्रोजनस बेस। अब आपको पता चला जो जो कंपोनेंट्स हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि न्यूक्लियोसाइड बनने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोसाइड बनने के लिए क्या चाहिए था, न्यूक्लियोसाइड बनने के लिए नाइट्रोजनस बेस के साथ या राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर चाहिए। तो आपको पता चला अब नाइट्रोजनस बेस भी हमने बनाए, दो टाइप के हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, देखो ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ये पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर। प्यूरिन सिर्फ दो है, चाहे आरएनए हो डीएनए हो, सब में सेम है, प्यूरिन इज सेम इन केस ऑफ आरएनए as well as in case of DNA। प्यूरिन सेम रहेगा बोथ डीएनए एंड आरएनए, प्यूरिन दोनों में सेम रहेंगे, डीएनए में भी और आरएनए में भी। अब उसके बाद दूसरा चाहिए था न्यूक्लियोसाइड बनने के लिए राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर, यानी सिंपल हम कहेंगे 5 कार्बन का शुगर चाहिए, 5 कार्बन का मोनोसैकेराइड चाहिए, दैट इज द पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर दो टाइप में, राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज टाइप का शुगर प्रेजेंट होती है आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसमें एक ऑक्सीजन लैकिंग है, मिसिंग है, डिफिशिएंसी है प्राइम सेकंड प्राइम पोजीशंस पे, यानी वहां पे OH में से एक OH को रिप्लेस किया H से, इसकी वजह से उस कार्बन का नाम रहा डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सी। अब मैं इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड बनाऊंगा, राइबोज शुगर हो या डीऑक्सीराइबोज शुगर हो, इनको कंबाइन करके किसके साथ, नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, तो मैं बनाऊंगा न्यूक्लियोसाइड। अब बनी रही न्यूक्लियोसाइड। तो क्या कहा था मैंने, न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। अब इधर देखो ये है न्यूक्लियोसाइड, जब नाइट्रोजनस बेस के साथ कंबाइन हो जाते हैं पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर में दो, या राइबोज या डी ऑक्सी राइबोज शुगर, इन दोनों में से कोई भी इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं। अब देखो मैं बनाऊंगा न्यूक्लियोसाइड। शुगर के कार्बन अब देखो शुगर में कार्बन की पोजीशन को मैं 1 प्राइम से देखूंगा, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। अब इधर देखो यहाँ पे OH H H OH H OH H, तो बताओ ये कौन सा शुगर होगा, ये हुआ राइबोज शुगर। कौन सा शुगर है ये, राइबोज शुगर है। अब इस राइबोज शुगर के साथ मैं नाइट्रोजनस बेस को जोड़ दूंगा, देख लेना
अब आप बताओ, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे नाइट्रोजन को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। दिस इज नाइट्रोजनस बेस। तो ये बताओ प्यूरिन का स्ट्रक्चर है पायरिमिडिन का, प्यूरिन का, मान लो ये एडेनिन है, एडेनिन है। अब देखो जब मैं इसको इसके साथ कंबाइन करूंगा तो कंबाइन कैसे होंगे, यहाँ NH है, कंबाइन कैसे होगा, कंबाइन होगी, देखो यहाँ पे इस N के साथ जो H है और यहाँ ये OH है, इस N के साथ एक H और यहाँ पे दूसरे का OH, ये तीनों मिलके यानी ये क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। अब कंडेंसेशन रिएक्शन किसके बताए, द बॉन्ड या हियर फॉर्मड बिटवीन द नाइट्रोजन एंड द कार्बन ऑफ एंड द फर्स्ट कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ शुगर। यहाँ बॉन्डिंग बनेंगे, लिंकेज बनेंगे किसके द्वारा, शुगर मॉलिक्यूल्स के पहले कार्बन के साथ और नाइट्रोजनस बेस के 9th पोजीशन पे प्रेजेंट नाइट्रोजन के बेस, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9। तो याद रखो प्यूरिन में यहाँ जो बॉन्डिंग बनाते हैं नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच, वो बॉन्डिंग किस और किस के बीच में फॉर्मेशन होते हैं, तो कहना हियर इन केस ऑफ द एडेनिन यानी नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन एंड राइबोस हो या डीऑक्सीराइबोस शुगर हो, राइबोस हो या डीऑक्सीराइबोस शुगर हो, वहां पे जो बॉन्डिंग बनते हैं वो नाइट्रोजन और शुगर के पहले कार्बन के साथ, 9th पोजीशन के नाइट्रोजन और फर्स्ट पोजीशन के कार्बन के बीच होते हैं शुगर के, याद रखना। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनते हैं वो बॉन्डिंग कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान अब यहाँ पे वाटर देखो, वाटर बाहर निकल गया, डिहाइड्रेशन हुए, वाटर बाहर गए। तो यहाँ पे वाटर बाहर कैसे गए, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन एक थे नाइट्रोजन के साथ अटैच और यहाँ पे OH, ये ऐसे वाटर के फॉर्म में डिहाइड्रेट के बाहर निकल गए, कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ, डायरेक्ट नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच क्या बना, बॉन्डिंग बना। इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब मैं ये बॉन्ड यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीधे जो बॉन्डिंग बना वो किसके बीच, यहाँ प्रेजेंट नाइट्रोजन और यहाँ प्रेजेंट कार्बन के बीच, इसलिए इस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, सेवन कार्बन, 8 कार्बन एंड 9th। बॉन्डिंग किसके बीच बन रहे हैं, प्यूरिन्स में, मान लो ये प्यूरिन है तो प्यूरिन में बॉन्ड किसके बीच बन रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं 9th पोजीशन के नाइट्रोजन और फर्स्ट प्राइम पोजीशन कार्बन के बीच शुगर के, ठीक है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हियर द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द फर्स्ट प्राइम कार्बन एनोमेरिक कार्बन एंड इन द 9th पोजीशन नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पे सीधे बॉन्ड बना अब रहा H OH H H OH H CH2OH CH2OH CH2OH। अब यहाँ पे बॉन्डिंग बना कंडेंसेशन रिएक्शन से, तो इस दौरान वाटर बाहर निकल गए, डिहाइड्रेशन हो गए, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच यानी राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस के बीच जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन है और ग्लूकोज के बीच, ग्लूकोज शुगर है यानी शुगर के बीच और नाइट्रोजनस बेस के बीच जो बॉन्ड बन रहे हैं उससे हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह सकते हो, ठीक है। अब मैं इस बॉन्ड के बारे में भी लिखूंगा थोड़ा सा। In case of
न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन and glycosidic linkage is formed between 9th position nitrogen of nitrogenous base and first prime position carbon of ribose or deoxyribose sugar. डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं 9th पोजीशन नाइट्रोजनस बेस और फर्स्ट प्राइम पोजीशन ऑफ राइबोस या डीऑक्सीराइबोस शुगर के बीच। बस इसी शुगर के साथ अगर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर अटैच करेंगे तो बन जाएंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। अब न्यूक्लियोसाइड को नाम कैसे देते हैं, अब हम आगे और 4 टाइप के 5 टाइप के न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, ठीक है।